अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कार्डियक मॉनिटरिंग चार्ट स्टडी। अब आईसीयू के अंदर जो है वो कार्डियक मॉनिटरिंग चार्ट की क्या इंपॉर्टेंस होती है, इसके आईसीयू के और क्या इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज़ है जिनको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है एज़ मेडिकल स्टूडेंट या फिर हेल्थ केयर प्रोवाइडर। तो आपके पास क्या होता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आया, उसने सडनली कोलैप्स किया हॉस्पिटल के अंदर और उसका जो है वो कोई भी एडवर्स इफेक्ट उसने शो किया, कार्डियक का पेशेंट है, ठीक है। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं होता आईसीयू के अंदर के हम उनकी फ़ाइल खोलें और देखें कि मरीज़ की कौन कौन सी मेडिसिन चल रही थी या क्या क्या मेडिकल कंडीशन उनकी जो है वो प्रीवियसली हुई हैं। तो हर पेशेंट के लिए हमारे पास एक कार्डियक चार्ट होता है। ये एक 24 आवर्स के अंदर ये चार्ट जो है वो चेंज हो रहा होता है। हर पेशेंट की जो बेड साइड होती है वहाँ पर एक स्टैंड लगा होता है, उस स्टैंड पर जो है वो ये चार्ट लगा होता है। जिस दिन पेशेंट एडमिट होगा आईसीयू के अंदर, पहले दिन का चार्ट उस दिन लगेगा और वो ज़ीरो से काउंट होगा, ठीक है? पहले दिन का चार्ट ज़ीरो से काउंट होगा। नेक्स्ट डे पे वो चार्ट जो है वो चेंज हो जाएगा और फिर वो जो चार्ट होगा वो 1 होगा। मतलब अगर पेशेंट हमारे पास अगर आप आईसीयू के अंदर जाते हैं, चार्ट पे चार्ट नंबर 1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि पेशेंट 1 दिन पहले एडमिट हुआ है, ठीक है? अब इस चार्ट के अंदर हमारे पास क्या-क्या चीज़ें होती हैं, तो सबसे पहले हमारे पास इस चार्ट के अंदर अच्छा, इस पिक्चर में आपको जो है वो दिखाया हुआ है कि हर बेड के पास एक कलरफुल सा चार्ट है और इसको कार्डियक मॉनिटरिंग चार्ट कहते हैं, ठीक है? ये आईसीयू की एक पिक्चर है। ये हमारे पास कंप्लीट कार्डियक मॉनिटरिंग चार्ट होता है, इसको हमने डिटेल में देखना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, सर्जरी की टाइप लिखनी होती है कि हमारे पास जो है वो सर्जरी इमरजेंसी में हुई, अर्जेंट हुई या फिर हमारे पास इलेक्टिव हुई। अब ये इसके अंदर क्या-क्या डिफरेंस होता है, इमरजेंसी किस तरह से होती है, अर्जेंट किस तरह से होगी या फिर इलेक्टिव हम किस चीज़ को कहते हैं। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट आता है 65 ईयर्स के अंकल, उनको क्या होता है कि उनको हार्ट अटैक होता है, उसके बाद वो हॉस्पिटल में रिपोर्ट करते हैं। ईसीजी होती है उनकी, जो है वो एंजियो होती है, उससे पता चलता है कि पेशेंट की जो है वो 3 मेजर आर्टरीज़ जो हैं वो ब्लॉक हो गई हैं। तो इमरजेंस अर्जेंटली उनकी जो है वो सर्जरी करनी पड़ती है, बायपास करना पड़ता है। तो दैट इज़ इमरजेंसी, ठीक है? अब सेकंड है, हमारे पास एक पेशेंट है 45 इयर्स का, इमरजेंसी में आया है, उन्होंने कंप्लेन की है कि चेस्ट पेन हो रहा है। जब उनकी ईसीजी करवाई जाती है, एंजियो करवाई जाती है, तो पता चलता है कि 3 आर्टरीज उनकी ब्लॉक्ड हो चुकी हैं। तो अर्जेंट रिक्वायरमेंट है कि जितना आप जल्दी कर सकते हैं इसकी सर्जरी करवा दें, इससे पहले कि कोई एडवर्स इफ़ेक्ट हो या फिर कोई जो है वो उनको ऐसा अटैक हो के उनकी डेथ हो जाए। तो उससे पहले आपने जो है वो सर्जरी को करवा देना है। तो हमारे पास अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, ठीक है? दैट इज़ अर्जेंट। तो उनको अगर वो सर्जरी करवाते हैं तो वो अर्जेंट टाइप में आएगी, ठीक है? अब पेशेंट के इसमें क्या है कि पेशेंट ने कोई एडवर्स इफ़ेक्ट शो नहीं किया, मीन्स फर्स्ट वाली जो हमारे पास इमरजेंसी थी उसके अंदर पेशेंट को हार्ट अटैक हो चुका था, एडवर्स इफ़ेक्ट हो चुका था और इस वाले में पेशेंट को हार्ट अटैक नहीं हुआ। अभी उनकी जो है वो आर्टरीज़ ब्लॉक्ड हुई हैं, लेकिन उनका अभी मतलब वो अभी भी चल रहे हैं, ठीक है? देन हमारे पास थर्ड टाइप आती है इलेक्टिव। उसमें क्या होता है कि पेशेंट फॉर एग्जांपल आपके पास आया है, चेस्ट पेन उनको हो रहा है और वो इमरजेंसी में रिपोर्ट करते हैं, 2 आर्टरीज़ उनकी जो है वो ब्लॉक हो गई हैं। डॉक्टर ने कहा है कि आप जो है वो सर्जरी करवा दें, अगर नहीं भी करवाते तो भी आप 2 साल, 4 साल, 3 साल गुज़ार लेंगे, ठीक है? लेकिन अगर आप करवा लेंगे तो आपका जो लाइफ़ स्पैन है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कोई एडवर्स इफ़ेक्ट होने से उसके चांसेस कम हो जाएँगे। तो पेशेंट कहते हैं कि जो है वो मैं 3-4 साल का वेट नहीं करता, मैं अभी जो है वो सर्जरी करवा लूँगा, ठीक है? तो अगर वो सर्जरी करवा लेते हैं तो ये जो हमारे पास टाइप होगी वो क्या होगी, इलेक्टिव टाइप होगी। मतलब कॉम्प्लिकेशन इमरजेंसी में ज़्यादा होती है, ठीक है? क्योंकि हमारे पास जो पेशेंट आते हैं उनका एडवर्स इफ़ेक्ट हो चुका है, होने के बाद उन्होंने सर्जरी करवाई है, तो कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस क्या हैं, और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसके बाद हमारे पास उसके नीचे हम लिखते हैं नाम, पता, उसका पेशेंट की हाइट, वेट सब कुछ मेंशन होता है। अब हमारे पास हर आईसीयू के अंदर ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ऐज, हाइट और वेट। आईसीयू के अंदर आपके पास कोई भी चार्ट हो उसके अंदर ये तीनों चीज़ें मेंशन होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि हमारे पास जो पेशेंट आता है वो वेंटिलेटर पे होते हैं, ठीक है? वेंटिलेटर पे जब वो होते हैं तो उनके अंदर हमें क्या करना होता है, एक टाइडल वॉल्यूम सेट करना होता है। सारे के सारे पेशेंट के जो पैरामीटर्स हैं वो सारे कैलकुलेट किए जाते हैं, ठीक है? टाइडल वॉल्यूम कितना सेट होगा, इसकी कितनी पीक होगी, रेस्पिरेटरी रेट हमारे पास कितना रखा जाएगा, या ये तमाम चीज़ें हमारे पास क्या होंगी,
वेट और हाइट से जो है वो रिलेट करेंगे। तो हमारे पास क्या होता है कि वेट और हाइट को जो है वो फ़ॉर्मूला से कैलकुलेट किया जाता है, और उसके तहत जो है वो जो हमारे पास एनेस्थेटिक होगा या फिर हमारे पास जो वेंटिलेटर की सेटिंग करने वाला होगा, तो वो इन 3 पैरामीटर से जो है वो कैलकुलेट करेगा और वेंटिलेटर को सेट करेगा। उसके बाद यहाँ पर इसके नीचे जो है वो हमारे पास डिसीज़ मेंशन की जाती है, ऑपरेशन मेंशन किया जाता है कि अगर तो वो हमारे पास ऑपरेशन होने के बाद अगर वो रिपोर्ट कर रहा है या फिर उससे पहले, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन होंगी कि उनका कौन सा ऑपरेशन किस चीज़ की वजह से हुआ है, तो वो सारी चीज़ें मेंशन होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल पेशेंट के कोई वेल्व रिप्लेस की गई है या आर्टरीज़ के अंदर कोई स्टंट डाला गया है, जो भी ऑपरेशन होता है वो यहाँ पर लिखा जाता है। ऑपरेशन के हिसाब से, क्योंकि हमारे पास ऑपरेशन के हिसाब से जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो डिफ़र की जाती हैं। मेडिसिन जो है वो भी ऑपरेशन के हिसाब से दी जाती हैं। इंटेंसिटी ऑफ केयर जो है वो डिफरेंट हो जाती है। सर्जरी की डेट मेंशन होती है इसके बाद नीचे। फिर उसके बाद हमारे पास सर्जरी को कितने डेज़ हो चुके हैं, पोस्ट ऑपरेट डेट वो मेंशन होती है। इसके बाद हमारे पास क्या होता है कि प्री ऑपरेटिव स्टेटस लिखा होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो पेशेंट स्मोकर था, या उसका जो हाइपरटेंशन इंक्रीज़ था, या फिर उसको जो है वो कोई डायबिटीज़ थी, करंट मेडिकेशन उसकी कौन-कौन सी चल रही थी, कोई एडिक्शंस तो नहीं थी, कोई एलर्जीज़ वगैरह तो नहीं थी। ये सब हमारे पास क्या होता है, इस चार्ट के ऊपर मेंशन होता है, ठीक है। क्यों लिखा जाता है ये? इसलिए लिखा जाता है क्योंकि पर्टिकुलरली अगर हम रिहैब की बात करें, तो यहाँ पर ये इसलिए लिखा जाता है कि फॉर एग्जांपल जो है वो ऑक्सीजन लेवल जो है पेशेंट का प्री ऑपरेटिव सर्जरी, अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन, अगर उसको अस्थमा था, तो अगर वो ऑक्सीजन सैचुरेशन की अगर बात की जाए, तो पेशेंट अगर स्मोकर था, उसकी सर्जरी हुई है, उसके बाद सर्जरी के बाद अब हम उसकी जो है वो रिहैब करवा रही, तो क्या होगा कि हम उसको जो है वो रिहैब करवाते रहते हैं, करवाते रहेंगे, लेकिन जो होगी उसकी सैचुरेशन वो इंक्रीज़ नहीं हो रही, ठीक है? अगर उस फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी 90 थी, तो वो 90 ही उसकी कब से चल रही है, ठीक है? उससे उसकी जो है वो इंक्रीज़ नहीं हो रही। तो इसके अंदर क्या होगा, हम उनको एक्सरसाइज़ करवाते रहेंगे, 2 मंथ हो गए, तो उनकी जो है वो जो सैचुरेशन है वो बढ़ नहीं रही, तो हम कोशिश करते हैं कि वो बढ़ जाए, बढ़ जाए, बढ़ जाए, लेकिन वो क्या होती है, बढ़ नहीं रही होती। तो हमें उससे पहले क्या देखना होता है, हमें देखना होता है कि प्री ऑपरेटिव स्टेटस में उसकी जो है वो ऑक्सीजन सैचुरेशन कितनी थी। तो अगर ऑपरेशन से पहले उसका जो नॉर्मल सैचुरेशन थी वो 90 थी, और ऑपरेशन के बाद भी वो 90 ही रही, तो हमारे पास अगर 6 साल भी हम उसको लगा दें रिहैब में, तो उसकी वो 90 ही रहेगी, ठीक है? हमारे पास रिहैब का पर्पस ये होता है कि जो प्री ऑपरेटिव उसकी जो पेशेंट की कंडीशन थी, वही हमारा टारगेट होता है कि हमें जो है वो पेशेंट को उसी टारगेट की तरफ लेके जाना है, ठीक है? तो उसके अंदर हमें जो है, अगर पेशेंट की 90 थी फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हमें रिहैब के बाद, मतलब पोस्ट ऑपरेशन के बाद भी उनकी जो है वो 90 तक लेके जानी है। अगर उनकी जो है वो 80 तक है, तो फिर वो रिहैब उनको इतनी करवानी है कि वो उनकी 90 हो जाए, ठीक है? ये फिगर जो है वो एग्ज़ाम्पल के तौर पे है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो है वो नर्सेज़ के चार्ट होते हैं, इसके अंदर जो है वो उनको क्या टेक ओवर करवाया गया है, वो सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई होती हैं। सर्जरी के नोट्स होते हैं, मीन्स के ड्यूरिंग सर्जरी, अच्छा यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास सर्जरी के नोट्स हैं। इसके अंदर क्या होता है कि ड्यूरिंग सर्जरी जो है वो कोई कॉम्प्लिकेशन हुई या नहीं हुई, कोई पेशेंट ने एरिथमिया डेवलप किया ड्यूरिंग सर्जरी, या फिर सर्जरी का टाइम बढ़ गया या कम हो गया, या फिर उसके बाद जो है वो उसका जो एसिडी है वो ड्रॉप तो नहीं किया ड्यूरिंग सर्जरी, उसका जो सीपीआर रहा वो तो नहीं, हमें सीपीआर तो नहीं देना पड़ा, मतलब जो पेशेंट की कंडीशन है वो कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं होगी कि जिसकी वजह से हमें उसे सीपीआर देना पड़ा, या जो हमारे पास लाइन होती है इसके अलावा जो ब्लड है ऑपरेशन थिएटर के अंदर वो कितना जो है वो उसका वो हुआ, और इसके अलावा जो है वो एंटीबायोटिक ड्यूरिंग सर्जरी दी, या फिर उसका कितना टाइम के बाद उसको, पोस्ट ऑपरेटिव के बाद उसको कितने टाइम के बाद जो है वो एंटीबायोटिक दे सकते हैं, या उसके अंदर जो है वो इसके अंदर ये भी मेंशन होता है कि कितने टाइम पर सर्जरी स्टार्ट हुई, कितने टाइम तक चली, और अगर पेशेंट की जो है वो डेथ हो जाती है ड्यूरिंग सर्जरी, तो वो उसका क्या टाइम है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई होती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है, अगर पेशेंट की ड्यूरिंग सर्जरी कोई वायर्स पास की गई आर्टेरियल में या वेंट्रिकुलर में, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की जाती हैं कि आर्टरीज़ के अंदर इतनी वायर्स जो है वो पास करवाई गई, और प्लूरल उसके अंदर जो है वो स्पेस लेफ्ट वेंट्रिकल या राइट वेंट्रिकल के अंदर जो भी उनको मेडिकेशंस वगैरह दी जाती हैं, वो सारी जो है वो इसके अंदर उसका जो
ऑपरेशन का टाइम था, वो सब इस चीज़ यहाँ पर मेंशन होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास कुछ क्लिनिकल फाइंडिंग्स होती हैं, जैसे कि ग्लासगो कॉमा स्केल है, या फिर चेस्ट की कोई चेंजेस, या फिर बोवल साउंड्स जो है वो तो नहीं आ रही, या फिर बेड साइड नर्स का जो है, उसके बेड साइड नर्स जो है वो नोट्स यहाँ पे लिख लेती हैं, ठीक है। अब ये था सारा। अब ये जो ऊपर आपको येलो बॉक्स के ऊपर जो लाइन नज़र आ रही है, यहाँ पर आपको जो है वो टाइम मेंशन हुआ था, पूरे 24 आवर्स में हर 15 मिनट्स के अंदर एक बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। उसमें 9:15 से यहाँ से स्टार्ट है, एट पूरे दिन का टाइम हर 15 मिनट के बाद 9:30, फिर 9:45, फिर 10, इस तरह से हर 15 मिनट 15 का डिफरेंस लेके ये 24 आवर्स तक की पूरी टाइमिंग होती है। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट चीज़ें लिखी होती हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर हमें लिखना होता है सेंट्रल वीनस प्रेशर सीवीपी, और टेम्परेचर की रीडिंग्स होती है, ब्लड प्रेशर आ गया। ये सारी बेसिकली हम क्या करते हैं इस चार्ट के अंदर, किस तरह से ये हमें हेल्पफुल होता है। बेसिकली ये चार्ट जो है वो क्या किया जाता है कि इसके अंदर जो है वो ग्राफ बनते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर कहीं पर हमारे पास जो है वो पेशेंट का फाइल में लिखा हुआ हो कि उसको जो है वो इतना, उसका ब्लड प्रेशर इतने टाइम पे इतना रहा, फिर उसके बाद जो है वो अगर वो रिटन फॉर्म में लिखा होगा तो वो उससे समझना ज़रा मुश्किल होगा, ठीक है। अगर हमारे पास उसकी जगह पर ग्राफ बना हुआ हो तो हमें इजीली जो है वो देखने से पता चल जाएगा कि जो है वो कब उसका जो है वो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हुआ, कब उसका डिक्रीज़ हुआ, क्या क्या उसके अंदर चेंजेस आए। तो ग्राफ को जो है स्टडी करना आईसीयू के अंदर जो है वो ईज़ी समझा जाता है, क्योंकि उसके थ्रू जो है आप फ़ौरन पता कर सकते हैं कि कब पेशेंट का जो है वो इंक्रीज़ हुआ, क्या मेडिकेशन दी गई थी उस टाइम पे, और उसकी वजह से हो सकता है कि उसका जो है ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हुआ, या फिर उसका जो सेंट्रल वीनस प्रेशर है वो इंक्रीज़ हुआ। तो आईसीयू में हमारे पास कलर कोडिंग भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होती है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्या है कि फॉर एग्जांपल आप कलर कोडिंग इस तरह से समझ सकते हैं, ब्लैक जो है वो ब्लड प्रेशर के लिए है, ब्लू फॉर एग्जांपल टेम्परेचर के लिए है, ग्रीन हमारे पास सेंट्रल वीनस प्रेशर के लिए। तो इस येलो चार्ट के अंदर जो है ना, हम सारी चीज़ें इसी तरह से, मतलब एक ही पेन से नहीं बना रहे होते, इसके अंदर डिफरेंट कलर यूज़ करके हम जो है वो चीज़ें लिख रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने ब्लड प्रेशर की रीडिंग लिखनी है तो हम ब्लैक पेन से जो है वो पॉइंट लगाते जाएंगे कि अगर पेशेंट जो है वो प्री ऑपरेशन के बाद जो है वो 10:30 पर आपके पास आता है, तो वहाँ पर आपने उसका जो है वो उसका ब्लड प्रेशर नोट किया और वहाँ पर आपने डॉट लगा दिया, ठीक है। उसके बाद 15 मिनट्स के बाद दोबारा जो है वो ब्लड प्रेशर आपने नोट किया, और फिर वहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर था ऑपरेशन के बाद 140 से 140/90 था, तो आपने जो है वो इसमें ब्लैक मार्क से उसको लिख दिया। उसके बाद आपने 15 मिनट्स के बाद चेक किया, और फिर दोबारा से उसके अंदर जो है वो चेंजेस आई। पेशेंट का टेम्परेचर, वो ब्लड प्रेशर जो है वो 130 से 80 हो गया। तो इस तरह से आपने वो सारी चीज़ें लिखनी है और फिर इसको नोट करना है, ठीक है। इसके बाद जो भी हमारे पास वेंटिलेटर के पैरामीटर्स हैं उसको रिकॉर्ड करना, इस मतलब पेशेंट के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रही हैं। जैसे जैसे पेशेंट हमारे पास स्टेबल होता जाता है तो उसकी जो है वो वेंटिलेटर को जो है वो उसकी सपोर्ट को कम किया जाता है, ठीक है। तो इस चार्ट के थ्रू जो है हम देख सकते हैं कि पेशेंट के अंदर की जो है वो चेंजेस जो आ रही हैं वो स्टेबल हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये जो है चार्ट बहुत हेल्पफुल होता है। अब फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट जो है वो जो जो सपोर्ट हम उसको जो जो चेंजेस उसके अंदर आ रही हैं तो उसके थ्रू हम क्या करेंगे, वेंटिलेटर की सपोर्ट को कम करते जाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे मतलब फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट जब ऑपरेशन से आया तो उसके जो है वो वाइटल्स बहुत हाई हुए हुए थे, आहिस्ता आहिस्ता 24 आवर्स के बाद या 48 आवर्स के बाद वो स्टेबल होता जा रहा है। तो वेंटिलेटर की जो उसकी जो सपोर्ट उसको दिया हुआ है तो उसको आहिस्ता आहिस्ता कम किया जाता है, एकदम से हम उसको रिमूव नहीं कर सकते। उससे क्या होगा कि पेशेंट जो है वो उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो सकती है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास एक काउंसलिंग चार्ट होता है। काउंसलिंग चार्ट में हमारे पास जो भी काउंसल्स आ रहे होते हैं तो वो यहाँ पर अपनी स्टडी लिख रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो जो पेशेंट के टेस्ट हो रहे होते हैं उसकी जो जो रीडिंग्स होती हैं वो यहाँ पर हमारे पास ब्लड टेस्ट वगैरह जो है वो पेशेंट के उनकी रीडिंग यहाँ पे लिखी जाती है। फॉर एग्जांपल पेशेंट के पीएच लेवल कितना था, उसकी पोटेशियम सोडियम इन सब का जो है वो क्या लेवल था। उसके बाद हमारे पास जो है वो उसके ड्रग्स जो हैं वो लिखे होते हैं साइड पे, ठीक है। तो इस साइड पे हमारे पास जो है वो पेशेंट के को कौन किस टाइम पे कौन सी ड्रग दी गई और उसकी कितना डोज था, उसकी मतलब उसका कितना एमजी उसको कितना दिया गया, उसकी डोज वगैरह जो है वो सारी इस चार्ट के अंदर मेंशन होती है, ठीक है। किस टाइम दिया जाए दिया किस चीज़ के बाद जो है उसके बाद उसका टेम्परेचर उसका जो है बाकी उसके जो वाइटल्स थे वो किस तरह से रहे, या वो सारी यहाँ पे मेंशन होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है फॉर एग्जांपल अगर रिहैबिलिटेशन की बात की जाए तो
हमारे पास ये जो ड्रग्स का डोज़ है ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है? ड्रग्स पे के डोज़ पे हमारे पास रिहैब डिपेंड करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास पेशेंट को जो एड्रेनालिन की ड्रग दी जा रही है कार्डिक में, तो उसका अगर लेवल उसको ज़्यादा दिया जा रहा है, उसका जो डोज़ है वो ज़्यादा दिया जा रहा है, तो हमारे पास जो है वो रिहैबिलिटेशन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगी। तो ऐसे पेशेंट की मतलब कि ये शो कर रहा है कि वो उसकी जो स्टेबिलिटी है वो ठीक नहीं है, वो पेशेंट जो है वो कॉम्प्लिकेशन की तरफ जा रहा है। तो हम जो है वो उसकी रिहैबिलिटेशन नहीं करवाएँगे, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगी। इसके बाद हमारे पास कुछ आईवी फ्लूइड है, उसकी जो क्वांटिटी है वो भी इम्पोर्टेंट होती है। आईसीयू के अंदर हमारे पास घर का खाना जो है वो अलाउड नहीं होता, तो पेशेंट को जो है वो कैलोरीज़ कैलकुलेटेड खाना दिया जाता है। उससे उससे क्या होता है कि हमारे पास जो पेशेंट है वो उसकी जो इनपुट है उसका जो मीन्स कि उसको कितना ग्लूकोज़ दिया जा रहा है, कितना उसको इंसुलिन दिया जा रहा है, कितना उसको प्रोटीन दिया जा रहा है या फिर कितना उसको जो है वो कार्बोहाइड्रेट का वो इनटेक कर रहा है। तो उसी हिसाब से फिर उसका जो है वो आउटपुट भी कैलकुलेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर पेशेंट 4 ग्लास पानी पी रहा है, तो अगर उसको यूरिन बैग लगा हुआ है, तो उस यूरिन बैग के अंदर उसका जो है आउटपुट उतना है जितना वो अपनी जो इनपुट है वो ले रहा है, उतना उसका आउटपुट भी आ रहा है या नहीं, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए इस चार्ट के अंदर वो डायरेक्टली लिखा जाता है, ठीक है? तो अगर फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट जो है वो उतना आउटपुट नहीं दिखा रहा, अगर उसने 4 ग्लास पानी पिया और वो उतना नहीं उसका आउटपुट आया, तो फिर क्या इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि उसकी जो किडनीज़ हैं, वो किडनी फेलियर की तरफ जा रही है, जो फ्लूइड उसका आ रहा है वो उसकी बॉडी में जमा हो रहा है, ठीक है? तो अगर उसकी बॉडी में वो फ्लूइड जमा हो जाएगा, तो फिर उसके अंदर एडिमा होने के चांसेस बढ़ जाएँगे, ठीक है? इसके बाद हमारे पास जो होता है प्री ऑपरेटिव, अगर हमने उसको जो है पेशेंट को इंट्रा एओर्टिक बलून पंप्स लगाए गए। मीन्स कि अगर उसको इजेक्शन फ्रैक्शन उसकी जो है वो कम होती है, तो फिर हमारे पास उनके जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स हैं, वो जो है सही से वर्क नहीं करते, ठीक है? उसकी वजह से क्या होता है, जो सर्जरी से पहले हमारे पास अगर ये इंट्रा एओर्टिक बलून पर पंप जो है वो लगाए जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि पेशेंट को जो है वो उसकी फीमोरल आर्टरी के थ्रू जो है एक छोटा-सा जो है वो लाइन स्पॉट बलून जो है वो उसके साथ अटैच किया जाता है, और वो हमारे पास क्या होता है फीमोरल आर्टरी के थ्रू जो है वो घूमता-घूमता ऊपर वेंट्रिकल की तरफ जाता है, और फिर हमारे पास वो क्या करता है हार्ट की जो बीट होती है उसके साथ जो है वो उससे पहले इंटा करके उसको जो है वो बलून जो है वो बड़ा कर देता है, ठीक है? एग्ज़ैक्टली वो जो प्रेशर होता है उसको इंक्रीज़ करता है, ठीक है? उसके बाद पेशेंट को जो है वो सर्जरी के लिए ले जाया जाता है। रिहैब से पहले हमें ये लाज़मी देखना है कि पेशेंट को जो है वो इंट्रा एओर्टिक बलून पंप तो नहीं लगाया गया। अगर ये लगाया गया था, तो फिर जब हम उसको निकालते हैं, जब हम इंट्रा एओर्टिक बलून पंप को निकालते हैं, तो उसके 48 आवर्स के बाद जो है वो हमारे पास क्या होता है, पेशेंट की जो है वो क्लॉट बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेटेड है कि आप ऐसे पेशेंट की रिहैबिलिटेशन नहीं करवाएँगे, स्पेशली उनकी जो लोअर लिम्ब है उसको तो आपने बिल्कुल भी नहीं हिलाना, ठीक है? अगर क्या होता है कि अगर फीमोरल आर्टरी बड़ी हो जाती है, तो जब हम उसके बलून को निकालते हैं, तो वहाँ पर हमारे पास ब्लड क्लॉट हो जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है? अगर आप उसे मूव करेंगे, तो वो क्लॉट जो है वो एम्बोलिस बन के जो है वो ब्रेन की तरफ भी जा सकता है। ब्रेन की तरफ जाएगा तो फिर वहाँ पे हेमरेज कॉज़ कर सकता है। दिल की तरफ जाएगा, वहाँ पे हार्ट अटैक हो सकता है। लंग्स की तरफ जाएगा तो निमोथोरैक्स हो सकता है। तो इस तरह से मीन्स आपके अंदर जो कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो बंदा हमारे पास क्या होगा, डायरेक्टली अल्लाह के पास चला अगर जाएगा। आपने पेशेंट की फिर रिहैबिलिटेशन करवानी है तो आप उसकी लोअर लिम्ब को बिल्कुल नहीं हिलाएँगे, बल्कि आप उसकी मतलब उसकी चेस्ट की फिज़ियो करवा सकते हैं। उसके अलावा जो उसकी अपर लिम्ब्स हैं उसकी भी करवा सकते हैं, लेकिन आपने लोअर लिम्ब को स्पेशली लेफ्ट लिम्ब को बिल्कुल भी नहीं हिलाना, ठीक है? अगर आपने पेशेंट की करवट लेनी है तो वो भी आप नहीं करवाएँगे। पेशेंट की करवट लेने से हो सकता है उसकी जो लिम्ब है वो मूव कर जाए और उससे जो है वो क्लॉट उसका जो है वो एम्बोलिस बन जाए। तो आपने क्या करना है, उसको पोस्टीरियर साइड पे भी उसको जो है कब नहीं करवाना, आपने बिल्कुल उसकी जो है वो लिम्ब को, लोअर लिम्ब को, उसकी जो लेफ्ट लिम्ब है स्पेशली उसको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना, हाँ, ठीक है? ताकि वो बिल्कुल भी मूव ना कर सके। आपने फिर ऐसे पेशेंट को छोड़ देना है, वरना आपके पास क्या हो जाएगा, अगर पेशेंट को किसी भी तरह की उसकी कोई कंडीशन होती है, तो वो आप पे केस बन जाता है कि आपने हमारे पेशेंट को मार दिया। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक चार्ट रिहैबिलिटेशन का भी होता है, उसके अंदर आपने जो करवाया होता है पेशेंट को, अगर आपने उसकी चेस्ट फिजियो करवाई है तो उसको कितनी देर करवाई है, वो सारी उसकी अगर लिम्ब की आपने कोई रिहैबिलिटेशन उसको फिजियोथेरेपी जो भी करवाई है, तो आपने वो सारी उस चार्ट के अंदर मेंशन करनी होती है, ठीक है? अगर आपने उसको जो है वो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करवाई है या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जो भी आपने करवाया होता है, वो सारा आपने इस चार्ट के अंदर लिखना होता है और आपने अपना टाइम भी मेंशन करना होता है, ठीक है? उसके बाद हमारे पास आईसीयू के अंदर और चीज़ें क्या-क्या इंपॉर्टेंट होती है, ब्लड प्रेशर आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है 120/80 है, तो वो तो नॉर्मल है, ठीक है? इसके क्या क्राइटेरियाज़ होते हैं, क्या क्लासिफिकेशन होती है? अगर पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो 130 से ज़्यादा 130 से कम या 85 से कम हो, तो ये हमारे पास नॉर्मल होता है। अगर पेशेंट जो है वो 140 टू 149 उसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर उसका 90 टू 99 हो, तो वो हमारे पास हाइपरटेंशन स्टेज 1 का होता है। इससे ज़्यादा अगर होगा 160 से 100 तक का होगा, तो वो हमारे पास मॉडरेट
मॉडरेट हाइपरटेंशन स्टेज 2 का होगा, 180 से 209 तक और 110 से 119 तक अगर डायस्टोलिक प्रेशर तो वो हमारे पास सीवियर हाइपरटेंशन। अब इस हाइपरटेंशन स्टेज 3 और स्टेज 4 का जो हाइपरटेंशन है 209 से 119 के अंदर, तो इसके अंदर हमारे पास हेमरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है आईसीयू के अंदर हम लिपिड प्रोफाइल भी चेक कर रहे होते हैं, उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल, कार्डियक पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसका ट्राइग्लिसराइड, एचडीएल, एलडीएल क्या होता है, एचडीएल हमारे पास गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, एलडीएल हमारे पास बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, एचडीएल अगर हमारे पास ज़्यादा होता है तो ये हमारे पास अच्छी बात होती है, और एलडीएल अगर हमारे पास ज़्यादा हो जाए तो ये हमारे पास जो है वो क्लॉट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हमारे हार्ट की जो डिफरेंट कंडीशंस हैं वो इंक्रीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो एचडीएल और एलडीएल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो कोलेस्ट्रॉल मॉनिटर किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास आरएफटी, आरएफटी क्या होता है, रीनल रीनल फंक्शन टेस्ट, तो इसके अंदर हम क्रिएटिनिन और यूरियास इन सब की जो है वो डिफरेंट नॉर्मल कंडीशंस आपको इस स्लाइड के अंदर दिखाई हुई हैं। वैसे जो है वो बेसिकली इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हमारी जो किडनी है वो कितना अच्छे से फंक्शन परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही, तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिफरेंट टेस्ट के थ्रू, फॉर एग्जांपल सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट होता है, इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है 0.6 से लेकर 1.2 mg पर डीएल होती है मेल के अंदर, फीमेल के अंदर 0.5 से लेकर 1.1 mg पर डीएल जो होती है वो नॉर्मल होती है। इसके अलावा अगर हम उसका जो है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट करते हैं तो उसके अंदर हम यूरिया को जो है वो टेस्ट कर रहे होते हैं, तो यूरिया के अंदर हमारे पास क्या होती है, जो नॉर्मल रेंज है 6 to 24 mg पर डीएल है दोनों मेल और फीमेल के अंदर। ठीक है, तो ये वाली जो रेंजेस हैं ये आपने याद रखनी होती हैं, अगर पेशेंट के अंदर ये फ्लक्चुएट कर रही हैं तो वो किसी कॉम्प्लिकेशन की तरफ पेशेंट जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है HbA1c, ये हमारे पास क्या है, ब्लड टेस्ट है जिसमें हम क्या मेजर करते हैं, ग्लूकोज इन आवर ब्लड। ठीक है, तो हमारे ब्लड के अंदर कितना ग्लूकोज है पास्ट 3 to 2 मंथ के अंदर, तो हम इन सब के लिए हमारे पास HbA1 टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं, जो ग्लूकोज होता है वो फूड के साथ स्टिक हो जाता है और हमारे पास HB जो है वो प्रोटीन जो है वो हमारे पास रेड ब्लड सेल्स के अंदर होता है। ठीक है, जो हमारे पास HbA1 की अमाउंट है ब्लड के अंदर वो हमारे पास डायरेक्टली रिलेट करती है ब्लड शुगर लेवल के साथ। ठीक है, तो इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 4 से 5.6% होती है। अच्छा, इसके डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, एरिथ्रोपोइसिस, अल्टर्ड एचबीए। अगर एरिथ्रोपोइसिस क्या होती है, आयरन डेफिशिएंसी या फिर विटामिन B12 डेफिशिएंसी होगी तो फिर हमारे पास जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल पेशेंट का जो है वो कम हो जाएगा। इसके अलावा अल्टर्ड एचबी मीन्स कि अगर कोई जेनेटिक या केमिकल अल्टरेशन है पेशेंट के अंदर तो उसके उसके नतीजे में भी जो उसका एचबी लेवल है वो चेंज हो सकता है, तो एनीमिया हो सकता है, रीनल फेलियर, ये सारी जो है वो फैक्टर्स हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास आयंस की डिफरेंट रीडिंग्स होती हैं जो कि आईसीयू के पेशेंट के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। कार्डिक की अगर बात की जाए तो सोडियम और पोटेशियम की जो नॉर्मल लेवल्स हैं वो आपको याद रखने हैं ताकि आप जो है वो उसको ये जो है वो डायरेक्टली कार्डिक के साथ रिलेट करती हैं। कार्डिक में हमारे पास ये ज़्यादा यूज़ हो रही होती है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास अगर इनकी एक्टिविटी कम या ज़्यादा होती है तो हमारे पास कार्डिक एक्टिविटी इससे जो है वो डायरेक्टली इफेक्ट उसका पड़ता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है सिरिंज पंप। सिरिंज पंप क्या करते हैं, जब हम इसको पेशेंट के साथ अटैच करते हैं तो इसके साथ हम क्या करते हैं, पेशेंट को जो ड्रग दे रहे होते हैं वो इसके साथ जो है वो करेक्शन करने के लिए ये जो हेल्पफुल होता है। पेशेंट के फॉर एग्जांपल हमने कार्डिक पेशेंट है, अब जो हम उनको ड्रग देंगे तो उनको जो ड्रग दी जाती है वो सुबह शाम और रात में दी जाती है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम क्या करते हैं कि उसको अगर हम एक हर घंटे में हमने उन्हें थोड़ी-सी क्वांटिटी जो है वो ड्रग की देनी है, तो हम उसको डायरेक्टली इस तरह से नहीं दे सकते। तो हम क्या करते हैं, उनके साथ ये सिरिंज पंप अटैच कर देते हैं। उससे क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमें पेशेंट को जो है वो डोपामाइन देना है, तो हम हर घंटे में हमें उससे जो है 0.5 जो है वो एमजी डोपामाइन देना है। लेकिन हम जो है वो हर घंटे में उसको इस तरह से नहीं दे सकते, तो हम उनके साथ ये सिरिंज पंप अटैच कर देते हैं और इसके जो है वो सेट कर देते हैं। फिर क्या होगा कि ये जो सिरिंज पंप है ये हर 1 घंटे के बाद ऑन होके उसको जो है वो उतनी क्वांटिटी जितनी उसके अंदर रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से उसके अंदर वो जो है वो फ्लूइड या फिर जो हमारे पास मेडिसिन की ड्रग है वो उसके अंदर इनपुट कर देगा। ठीक है, इसके अंदर अटैच कर दी जाती है जब पेशेंट के साथ, तो वो उसके साथ खुद ही जो है वो उसको मॉनिटर करके खुद ही कैलकुलेट करता है और फिर उसके बाद सिरिंज पंप के थ्रू उसको हर घंटे के अंदर पेशेंट को उतनी डोज जा रही होती है। फिर हमारे पास अगर ये जो हमारे पास है मेजल फॉर्सेप्स, इसके थ्रू हम अगर बॉडी के अंदर अगर अपर एयरवे के अंदर कोई भी हमारे पास फॉरेन बॉडी चली जाती है तो उसको रिमूव करने के लिए हमारे पास ये वाली जो फॉर्सेप है यूज़ की जाती है। इसके बाद हमारे पास सेक्शन कैथर्स, इसकी हमारे पास क्या है, एक होलो सिलिंड्रिकल डिवाइस है जिससे जो है वो हमारे अगर एयरवेज के अंदर कोई फ्लूइड चला जाता है तो उसकी सिक्रीशन को रिमूव करने के लिए जो है वो हम ये सेक्शन कैथर यूज़ करते हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी हार्ड होती है, टॉन्सिल कैथर टॉन्सिल की तरफ जा रही है और जबकि ये वाली हमारे पास सॉफ्ट कैथर है, ये जो है वो हमारे पास इजीली जो है वो थॉरेक्स या एसोफेगस की तरफ जा सकती है। ठीक है, विसल टिप कैथर इसको। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट कैथर्स के साइज मेंशन है कि अगर अडल्ट होगा तो उसके लिए 12 to 18 FR
होगा, अगर चिल्ड्रन है तो उसका जो साइज़ होगा 8 टू 10 होगा, जबकि अगर इन्फेंट है तो उसका साइज़ 5 टू 8 होगा, ठीक है। उसके बाद ओरोफेरेंजियल एयरवेज़ हैं, इसके अंदर हमारे पास क्या होती है, हार्ड प्लास्टिक की डिवाइसेज़ होती हैं, जो कि आपको ये नज़र आ रही है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो हमारी टंग होती है उसकी पीछे वाली साइड पे इसको फिट किया जाता है, और फिर क्या किया जाता है, जो हमारी पोस्टीरियर साइड है फेरेंजियल वॉल की, उसके साथ इसको जो है होल्ड को टंग को होल्ड किया जाता है, सॉरी, ठीक है। तो ये डिफरेंट इसकी साइजेस होते हैं, अकॉर्डिंग टू द पेशेंट डिफरेंट साइज जो है वो यूज़ किए जाते हैं। अगर पेशेंट का जो है वो खुद बड़ा है तो उसको बड़ी साइज़ का लगाया जाएगा, छोटा है तो छोटे साइज़ का। फेरेंजियल एयरवेज, इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक रबर ट्यूब होती है, जो कि 6 सेंटीमीटर या फिर जाता है, नोज़ के अंदर से जो है वो इसको इंसर्ट किया जाता है, और वहाँ से इसको जो है फेरिंग्स से लेकर उसको जो है वो जो हमारी ज़बान होती है उसके पीछे की साइड से उसको इंसर्ट किया जाता है। फिर क्या होता है, हमारे पास जो है ये डिफरेंट इसकी स्टेजेस हैं। स्टेज 1 के अंदर ये इतनी अंदर जाएगी, स्टेज 2 के अंदर इसको जो है वो डिफरेंट उसकी मीन्स के स्टेज 1 के अंदर उसको जो है वो आधा इंसर्ट किया जाता है, स्टेज 2 डिफरेंट आपको पिक्चर से नज़र आ रहा है कि वो कितना, अगर स्टेज 4 होगा तो वो उसको कंप्लीट इंसर्ट कर देगा। ये हमारे पास एयर के लिए बेसिकली यूज़ होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये डिफरेंट आईवी कैन्युलास होते हैं, जो कि हमारे पास जो है वो डिफरेंट इनके साइजेस और कलर्स जो है वो आपको याद होने चाहिए। आईसीयू के अंदर हमारे पास जो है कलर कोडिंग इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको कोई कहे कि ग्रीन कलर के लिए कराएं तो आपको याद होनी चाहिए कि वो हमारे पास 18G की होगी, ठीक है। उसके बाद अगर आपको बोले कि येलो लेकर आएँ तो फिर वो हमारे पास क्या होगी, 24G की होगी, ठीक है। तो हमारे पास जो स्पाइनल नीडल है वो 25G की होती है, ठीक है। और ये सारी जो है कैनिलास की रीडिंग्स आपने याद रखनी है। बस यहीं तक आपने जो है वो आईसीयू के लिए ये चीज़ें जो है वो याद रखनी है, एससीपी फॉर योर वाइवा।